हाय एफ लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप में से कोई भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते हुए जाइएगा। तो चलिए आज के पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग बेहोश हो चुका था मीटिंग रूम में। एक तरफ लेडी लैन ने लैन सुजोई को कैच किया तो दूसरी तरफ वांग जी ने विंग को। अब वांग जी जैसे ही विंग को टच करता है उसको एक हल्का सा करंट फील होता है, जैसे किसी ने उसे एक वायर के साथ जोड़ दिया हो। वांग जी को कुछ अजीब सा तो फील हुआ था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि कोई और उसे नोटिस करे कि उसने अभी क्या फील किया है। तो उसने अपने जो उसने फील किया था उसको इग्नोर करते हुए विंग को अपने आर्म्स में लिया, अपनी गोद में लिया और मीटिंग रूम से बाहर की तरफ बढ़ने लगा। तभी सारे मेंबर्स जितने भी वहाँ पे थे वो वांग जी के पीछे पीछे जाने लगे। तो वांग जी उन लोगों से बोलता है कि प्लीज़ आप लोग यहीं पे रुकिए। इसके साथ जेओजुन वांग जी के फेशियल एक्सप्रेशन समझ चुका था। जेओजुन समझ चुके थे कि कुछ तो ऐसा है जो वांग जी चाहता है कि बाकी लोगों को अभी पता ना चले। तो जेओजुन बाकी सभी से बोलते हैं ठीक है, हम लोग यहीं पे रहेंगे, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वांग जी के साथ जाऊंगा, बाकी आप लोग प्लीज़ अभी अपने अपने रूम में जाइए और रेस्ट कीजिए। वांग जी वहाँ से चले आता है और जेओजुन फिर से लेडी लैन की तरफ देखता है और बोलता है कि आगे की जो भी बातें होंगी हम तभी करेंगे जब वांग जी यहाँ पे होगा। अभी तुम लैन सुजोई और लैन जिंगी दोनों का ही ध्यान रखो और अपने रूम में जाओ। लेडी लैन सभी को बो डाउन करती हैं और वहाँ से बाहर आ जाती हैं। ऑलमोस्ट हाफ आवर के बाद जेओजुन विंग के रूम में जाते हैं और वो देखते हैं कि विंग अभी भी जैसा का तैसा पड़ा हुआ है, यानी कि उसे होश नहीं आया है। और वांग जी उसके बगल में बैठ के बस उसके फेस को ही देखे जा रहा था। जेओजुन विंग के बगल में आते हैं और उसका फॉरहेड टच करने ही वाले होते हैं कि तभी वांग जी उसके हाथ को रोक देता है और बोलता है नहीं ब्रदर, क्योंकि वांग जी जानता था जो करंट उसको हल्के से लगा था वो किसी और को बहुत तेज़ी से लग सकता है। इसके बाद जेओजुन वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि जो मुझे डाउट हो रहा है वो सच है वांग जी। वांग जी बोलता है मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ तो है जो विंग में अलग है। मेरी 1000 कोशिशों के बाद भी विंग मेरी बात समझने को तैयार नहीं है, जबकि हम जब स्टूडेंट थे तब विंग मेरी बिना कही हुई बातों को भी समझ जाया करता था। इसमें कुछ तो अलग है, इसकी बॉडी में कुछ तो ऐसा है जो इसे कंट्रोल कर रहा है और मुझे पता करना होगा। जेओजुन बोलते हैं और तुम कैसे पता करोगे वांग जी? वांग जी जेओजुन की आंखों को देखता है, एक आई कांटेक्ट बनाता है, जिसकी वजह से जेओजुन समझ चुके थे कि वांग जी क्या कहने की कोशिश कर रहा है। जेओजुन उसे साफ मना कर देते हैं। जेओजुन बोलते हैं ये सब करने के बाद तुम्हारी ऑलमोस्ट 75% एनर्जी लॉस हो जाएगी, जिसको रिकवर करने में ऑलमोस्ट 1 मंथ लग जाएगा। वांग जी बोलता है मेरी एनर्जी 1 मंथ में तो रिस्टोर हो ही जाएगी, लेकिन अगर मैंने पता नहीं किया तो मैं अपने विंग और अपने बच्चे दोनों को ही खो दूंगा, इसलिए मुझे ये करना होगा। इस पर जेओजुन फिर से बोलते हैं तो ठीक है, ये सब कुछ मैं करूँगा, तुम महाराज हो और 1 महीने तक तुम इस तरह से बीमार नहीं पड़ सकते। वांग जी जेओजुन के हाथ को पकड़ता है और विंग के बॉडी से टच करवाता है और साथ ही साथ अपने एक हाथ को भी विंग की बॉडी से टच करवाता है। जैसे ही जेओजुन विंग की बॉडी को टच करते हैं तो वो दूर छटक जाते हैं, जैसे उन्हें बहुत ही हाई वोल्टेज का झटका लगा हो किसी करंट वायर का। दूसरी तरफ वांग जी को कोई असर नहीं था, उसे थोड़ा बहुत तो करंट जैसा फील हो रहा था, लेकिन उतना नहीं जितना कि जेओजुन को फील हुआ था। जेओजुन वांग जी के पास आते हैं और बोलते हैं कि ये क्या था। वांग जी बोलता है उसकी बॉडी की रिसेंटफुल एनर्जी किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रही है। जेओजुन पूछते हैं तो तुम कैसे इसके पास हो? वांग जी बोलता है इसके बहुत सारे रीजंस हैं, एक तो वो मेरा ओमेगा है, सेकेंडली मैं उसका कल्टीवेशन पार्टनर हूँ, और शायद और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से मैं उसको टच करने पे उसकी इस करंट को ज़्यादा फील नहीं कर पा रहा हूँ। जेओजुन फिर से बोलते हैं जो प्रोसेस तुम करने वाले हो उसमें एटलीस्ट 1 आवर तो लग ही जाएगा, तो क्या तुम तब तक इस करंट को बेयर कर पाओगे? वांग जी बोलता है मुझे करना ही होगा, हम इस मैटर को ऐसे नहीं छोड़ सकते और ना ही विंग को ऐसे छोड़ सकते हैं। जेओजुन बोलते हैं ठीक है मैं एग्री हूँ, लेकिन मैं हेल्प करूँगा। वांग जी एग्री करता है। अब वो अपनी कुछ स्पेशल एनर्जी विंग को ट्रांसफ़र करता है ताकि वो थोड़ा बहुत अपने सेंस में वापस आ सके। अब धीरे धीरे विंग अपनी आंखें खोलने लगा था, जो कि अभी पूरी तरीके से नहीं खोली थी, लेकिन उसने थोड़ी बहुत आंखें खोलना शुरू कर दिया था।
वांग जी विंग को अपनी गोद में उठाता है, फ्लोर पे रखे हुए कुशन पे उससे बैठाता है और अपने और विंग के आई कांटेक्ट को बनाने की कोशिश करता है। लेकिन विंग ऐसा होने नहीं देता। विंग अपनी आंखों को रोल किए जा रहा था। विंग कभी लेफ्ट तो कभी राइट देखे जा रहा था, जैसे ऐसा लग रहा हो कि विंग आई कांटेक्ट बनाना ही नहीं चाहता हो। लेकिन किसी भी तरीके से वांग जी को उसके साथ आई कांटेक्ट बनाना ही था, एटलीस्ट 20 सेकंड्स के लिए तो, वरना वो उसे हिप्नोटाइज नहीं कर पाते और ना ही उसके माइंड को पढ़ पाते। दूसरी तरफ जेवोजुन रूम के सारे कर्टन्स, डोर्स, विंडोज़ जितने भी थे सभी को क्लोज करने में लगे हुए थे और लास्टली वो रूम में साइलेंसिंग स्पेल लगा के वहीं पे बैठ जाते हैं, जो कि वहाँ पे तीसरा एक और कुशन था उसमें बैठ जाते हैं। वांग जी को समझ में नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए ऐसा कि वो विंग के साथ अपना आई कांटेक्ट बना लें। अब उन्हें और कुछ समझ में नहीं आता। वो विंग की दोनों चिक्स को अपने हाथ से पकड़ते हैं और उसके लिप्स पे किस कर देते हैं। विंग इस किस को महसूस कर रहा था। वो स्लाइटली अपनी आई ओपन करता है और वांग जी के आइज़ के साथ कांटेक्ट बनाने लगता है, जैसे कि विंग वांग जी से पूछना चाहता हो कि वो क्या कर रहा है। ऑलमोस्ट 20 सेकेंड्स हो चुके थे और अब वांग जी का काम होना स्टार्ट हो चुका था। अब वांग जी बिना आई कांटेक्ट को ब्रेक किए अपने कुशन पे जाके बैठ जाता है और अपने हथेलियों पे विंग के हाथ को रख लेता है और अब वो मन ही मन मंत्र पढ़ना स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से वो विंग के माइंड के थ्रू उसके फ्लैशबैक में जा सके। ये ट्रिक विंग ने वांग जी को सिखाई थी तब जब वो स्टूडेंट बन के क्लाउड रिसर्चेस आया था, यानी कि बहुत साल पहले। लेकिन वांग जी को कभी भी ये पता नहीं था कि अगर वो विंग के माइंड को पढ़ने के लिए उस मंत्र का प्रयोग करेगा तो सामने वाला इंसान भी उसके माइंड को पढ़ सकता है और साथ ही साथ उसके फ्लैशबैक में जा सकता है। वांग जी ये नहीं जानता था। वांग जी सिर्फ ये जानता था कि वो उसके फ्लैशबैक में जाएगा और सब कुछ देख लेगा जो भी उसके साथ हुआ है। अब 1 मिनट के बाद काम होना शुरू हो जाता है। वांग जी की आंखों के आगे एक मूवी से आने लगती है, जैसे कि वो लाइव किसी मूवी को देख रहा हो और वो उसमें देखते जाता है कि विंग कितना परेशान रहता था नाइट में। जब वो सोता था उसके नाइटमेयर्स की वजह से वो ज़्यादातर स्वेटी रहता था। इसके अलावा वांग जी की आंखें खुली की खुली तब रह जाती हैं जब वो देखता है कि विंग को सब कुछ उल्टा सुनाई देता है जो भी वो बोल रहा था। यानी कि अगर वो कभी भी अपना लव कन्फेस करता तो विंग को हमेशा कुछ अलग ही सुनाई देता। ऐसा लगता है जैसे वांग जी अपने मतलब के लिए विंग के साथ रहना चाहता हो। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कैसे हुआ। वो हमेशा उसके लिए प्रोटेक्टिव था, केयरिंग था, वरिड था, लेकिन विंग को ये सब कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। धीरे धीरे वांग जी उसके फ्लैशबैक में जाते रहता है। वो उस दिन में पहुंच जाता है जबकि विंग के मिसकैरेज का 7वां दिन था, यानी कि 7 दिन बीत चुके थे तब। और वो देखता है कि विंग बहुत बुरी तरीके से उन दिनों को सफ़र कर रहा था और वो खुद को संभाल नहीं पा रहा था। अब धीरे धीरे वो फिर से उस दिन पे पहुंचता है जब विंग का मिसकैरेज हुआ था। विंग क्लाउड रिसर्चेस के छत पे बैठा हुआ था। बहुत देर से वहाँ पे बैठे रहने की वजह से अब वो थक चुका था और वो नीचे आना चाहता था। विंग जैसे ही उठता है तो उससे डिजीनेस सी फील होती है, तो वो अपने फोरहेड पे अपना हाथ रखता है। लेकिन तभी पीछे से एक हवा की रफ्तार में एक इंसान आता है और विंग को धक्का देके वहाँ पर से उसी हवा की रफ्तार में चले जाता है। वांग जी क्लियरली जान सकता था कि उसने ट्रांसपोर्ट टालिस्मान का यूज़ किया है। वांग जी गुस्से के मारे बहुत ज़्यादा स्वेटी होने लगता है और उसी गुस्से के चलते उसकी पूरी बॉडी शिवर करने लगी थी, ट्रम्बल करने लगी थी। सेकंड साइड जेहोजुन अभी भी अपनी फ्लूट बजा रहे थे ताकि वो वांग जी को शांत कर सके। अब वांग जी फिर से धीरे धीरे उसके फ्लैशबैक में जाने लगता है, तो वो देखता है कि विंग अब हर एक चीज़ को बस उल्टा ही समझे जा रहा था। जैसे कि क्लाउड रिसर्चेस में उसे बहुत चीज़ों के लिए छूट दी गई थी, उसके ड्रेस के लिए, उसके खाने के लिए, उसके लेट उठने के लिए और उसके डेली जितने भी रूटीन्स थे उसके लिए उसको कोई भी ज़बरदस्ती नहीं की जाती थी और उसकी जो मर्जी होती थी वो किया करता था, क्योंकि लाइन मेंबर्स ने डिसाइड किया था कि जब विंग प्रेग्नेंट है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहना चाहिए। लेकिन अब विंग हर एक चीज़ को बस उल्टे तरीके से ही सोचे जा रहा था। जो भी उसके साथ होता था उसको वो एक नेगेटिव वे में ही सोच रहा था। जैसे कि उसके कपड़े, उसके खाने, उसके मॉर्निंग रूटीन्स, उसके डेली लेट उठने की हैबिट, हर एक चीज़ में वो ये सोच रहा था कि लैंड मेंबर्स इसलिए इंटरफेयर नहीं करते या इसलिए उसे रोकने की कोशिश नहीं करते क्योंकि वो उसको अपना मानते ही नहीं हैं और ना ही उन लोगों ने उसे एज ए लैंड फैमिली के मेंबर के रूप में एक्सेप्ट किया है।
अब वांग जी ये देखते हुए और भी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है, उसकी आंखें और भी बड़ी होने लगती हैं। वांग जी फ्लैशबैक में जाते रहता है तो वो देखता है कि जितनी भी केयर वांग जी विंग की कर रहा था, विंग के माइंड में बस एक ही चीज़ चल रही थी कि ये सब कुछ वांग जी अपने बेबी के लिए कर रहा है। इसी के साथ विंग हर एक बात सुनता था जो भी वांग जी उससे बोला करता था, लेकिन फिर भी उसका रिएक्शन एकदम ऐसा होता जैसे कि उसने कुछ सुना ही नहीं हो। बातों बातों में न जाने कितनी बार लान वांग जी ने अपने लव का कन्फेशन विंग से किया था, लेकिन वांग जी अभी देख रहा था कि जैसे विंग ने उस शब्दों को, उसके उस फीलिंग्स को कभी सुना ही नहीं हो। और अब विंग खुद से वांग जी को दूर करने लगा था और खुद भी वांग जी से दूर जाने लगा था। अब धीरे धीरे फिर से वो फ्लैशबैक में जाता है तो वो देखता है उस दिन को जब विंग की प्रेगनेंसी सबके सामने अनाउंस हुई थी। उसी दिन वांग जी को भी क्लैन लीडर और महाराज के रूप में अनाउंस किया गया था। उस वक्त भी विंग के दिमाग में बस एक ही चीज़ चल रही थी। तो फाइनली इन लोगों का प्लान सक्सेसफुल हो गया, जिसकी वजह से इन लोगों ने मेरी शादी वांग जी से करवाई। तो आज फाइनली वो भी पूरा हो गया। आखिरकार इससे अच्छी बात इनके फैमिली के लिए और क्या हो सकती है कि एक मेल ओमेगा इनके वंश के वंशज को जन्म देगा। मैं ही पागल था जिसे लगा कि वांग जी के दिल में कुछ तो फीलिंग्स होंगी मेरे लिए, इसीलिए उसने शादी के लिए हाँ कहा है। लेकिन मैं नहीं जानता था कि वांग जी भी इतना बड़ा पॉलिटिक्स होगा। ये सारी बातें विंग के माइंड में वांग जी ने जब जानी या उसने सुनी तो वांग जी की आंखों से बहुत बुरी तरीके से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि वही जानता है कि उसने अपने और विंग की शादी के लिए अपने अंकल से कितनी रिक्वेस्ट की थी और कितना बड़ा स्टेप वो बन चुका था सिर्फ विंग से शादी करने के लिए, विंग के पास रहने के लिए। अब वांग जी फिर से उसके फ्लैशबैक में जाने लगता है। वो वहाँ पे पहुँचता है जहाँ पे विंग उन स्टूडेंट्स की बात सुन रहा था वॉल के पीछे से, और वांग जी उन स्टूडेंट्स की भी पूरी बात सुनता है। और उसके बाद वांग जी के दिल के तो जैसे 1000 टुकड़े हो चुके थे, क्योंकि उसने कभी भी शादी विंग से इसलिए नहीं की थी कि वो महाराज बन सके, अपने सेक्ट को एक वारिस दिला सके और अपने वंश का प्राइड बढ़ा सके। इस वजह से उसने कभी भी विंग से शादी नहीं की थी, क्योंकि वही जानता था कि उसने विंग से शादी क्यों की थी। इन सारी बातों को सुनने के बाद वांग जी का तो जैसे एकदम दिल ही टूट गया था। उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी, बहुत ज़्यादा दर्द भी हो रहा था, और उसका इस दर्द की वजह से बॉडी हॉट हो रही थी। इस वक्त उसकी बॉडी, उसके आइज़ और उसका माइंड सब कुछ विंग से कनेक्टेड था, जिसकी वजह से उन दोनों के हार्ट भी कनेक्ट हो चुके थे। और इस वजह से अब विंग भी वांग जी के उस पेन को, उस तकलीफ़ को महसूस कर रहा था, और वो धीरे धीरे अपने सेंस में पूरी तरीके से आना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि वो वांग जी को इस तकलीफ़ में देखने के लिए अभी रेडी नहीं था। वो धीरे धीरे अपनी आंखें खोलता है पूरी तरीके से, जो कि अभी तक हाफ ओपन थी, वो अब पूरी तरीके से खुल गई थी, और वो अपने सामने वांग जी की आंखों से आंसू देख रहा था, जो कि उसके दिल के भी 1000 टुकड़े कर रहा था। जेओ जुन देखते हैं कि विंग की आंखें पूरी तरीके से खुल चुकी हैं, और उन्हें डर लगने लगता है कहीं वो इस कनेक्शन को तोड़ ना दे। और वो ये भी नहीं जानते थे कि वांग जी को अभी तक सब कुछ पता चला है या नहीं, क्योंकि वांग जी बीच में ना ही बोल सकता था और ना ही अपने आई कॉन्टेक्ट को ब्रेक कर सकता था। अब वांग जी फिर से उसके फ्लैशबैक में जाने लगता है। अब वो फाइनली एक ऐसी जगह पे पहुंचता है जहां पर का इंतज़ार वो पिछले आधे घंटे से कर रहा था। वांग जी देखता है कि विंग नहा के अपने रूम में आता है और अपने रोप्स चेक करता है, अपने बाल बनाता है, और सुसे जो कि उसकी हेल्प कर रहा था ये सब कुछ करने में, उसने उसे एक रेड रिबन दिया जो कि नॉर्मली विंग हमेशा पहनता था। विंग अपने हाफ पोनीटेल को उस रेड रिबन से टाई करता है, और टाई करते ही जैसे वो अपने हाथों को नीचे करता है तो उसकी आंखों का कलर एकदम चेंज होता है। जो कि अभी तक नॉर्मल ब्राउन थी, वो अब बहुत डार्क रेड हो चुकी थी। वो इतनी रेड हो चुकी थी कि वो एकदम ब्लड की तरह लग रहे थे। वांग जी को ये देख के बहुत ज़्यादा शॉक्ड होता है, उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, और वो सोचने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। और वो फिर से याद करता है कि पिछले जब से वो इसके फ्लैशबैक में जा रहा है तब से बहुत टाइम ऐसा हुआ है कि उसकी आंखें रेड हुई हैं। अब फाइनली वांग जी समझ जाता है कि जो कुछ भी प्रॉब्लम है वो इस रिबन में ही है। इससे आगे अब कोई फ्लैशबैक नहीं आता, लेकिन वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था
कि वो अपने इस आई कांटेक्ट को कैसे ब्रेक करे, क्योंकि अगर वो अभी आई कांटेक्ट ब्रेक करता तो विंग उसे वो रिबन जो है उसके बालों से रिमूव करने नहीं देता, क्योंकि वो जानता था कि जैसे ही विंग होश में आएगा या उस रिबन से दूर होगा तो वो कुछ ना कुछ बहुत बड़ा तो करेगा ही। वांग जी अपने हाथ से जेओजुन को इशारा करता है रिबन की तरफ। जेओजुन अपनी फ्लूट बजाना बंद करते हैं और रिबन को जैसे ही टच करते हैं तो उन्हें दोबारा से एक जोरदार का झटका लगता है, जिससे वो बहुत दूर जाके छटक जाते हैं। वांग जी और विंग अभी भी आई कांटेक्ट में थे और दूसरी तरफ विंग अब वांग जी का फ्लैशबैक देखने लगा था, जो कि अभी तक वांग जी नहीं जानता कि वो मेरा भी फ्लैशबैक देख सकता है। एक का एंड होने के बाद दूसरा इंसान दूसरे के फ्लैशबैक को देख सकता है, और अगर एक बार फ्लैशबैक स्टार्ट हो गया तो बीच में उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता, जब तक कि सामने वाला इंसान ना चाहे कि वो अब फ्लैशबैक नहीं देखना चाहता। जेओजुन फिर से उठते हैं और उस रिबन को जादू की मदद से विंग के हेयर में से निकाल देते हैं। विंग के हेयर में से जैसे ही वो रिबन हटता है वैसे ही विंग की आइज़ फिर से चेंज हो जाती हैं, जो कि अभी तक फिर से रेड थी वो अब उसके नॉर्मल कलर में आने लगी थी। और विंग अब जो वांग जी का फ्लैशबैक देख रहा था ना, उसे देखने के बाद उसकी आंखों में से आंसू आने लगे थे। अभी तक वो जब जो भी देख रहा था उससे बस नॉर्मल ही वो लग रहा था, लेकिन अब रिबन के हटते ही उसकी आंखें भी अब खुली की खुली रहने लगी थी, क्योंकि वो देख सकता था कि वांग जी ने कैसे अपनी रातों को विंग के लिए स्पॉइल किया है। उसने ना ही आराम किया है, ना ही वो सोया है, ना ही उसने ढंग से खाना खाया है। विंग देख सकता था कि उसके लिए जो भी स्पाइसी खाना बनता था वो वांग जी खुद बनाता था। जब भी विंग सो जाता उसके बाद उस पर स्पेल का यूज़ करने के बाद वो उसकी बैक और उसके फीट पे मसाज किया करता था। इसके अलावा अब विंग भी धीरे धीरे फ्लैशबैक में जाते रहता है और वो देखता है उसकी सेकंड प्रेगनेंसी जब रिवील हुई थी तो उसके 3 दिन के बाद जो भी वांग जी के साथ हो रहा था, सभी ने विंग की प्रेगनेंसी तो एक्सेप्ट की थी, लेकिन वांग जी को माफ़ नहीं किया गया था। लैन चिरेन ने सभी लैन एल्डर्स की सहमति से वांग जी को पनिशमेंट देने के लिए बोला था, तो सभी क्लैन के जो एल्डर्स थे उन्होंने लैन चिरेन को ही पनिशमेंट देने के लिए बोल दिया था, और लैन चिरेन ने वांग जी को कोड़े मारने की सज़ा दी थी, और वो भी कम नहीं, पूरे 300 कोड़े। विंग जब ये देख रहा था तो वो अपने ही गिल्ट के भंवर में बहुत ज़्यादा गहरा चले जा रहा था, क्योंकि वो नहीं जानता था कि वांग जी के साथ अभी तक क्या हो रहा है। और अब उसको जो भी पता चल रहा था ना, वो उसके दर्द को बढ़ाने का काम कर रहा था। वांग जी देख रहा था कि विंग की आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो कोशिश करता है कि अपने आई कांटेक्ट को ब्रेक करे, अपने माइंड जो कनेक्टेड थे विंग से उसको ब्रेक करे, लेकिन वो नहीं कर पा रहा था। वो बहुत कोशिश कर रहा था लेकिन वो कर नहीं पा रहा था। दूसरी तरफ विंग देखता है कि वांग जी और उसकी शादी जब से टूटी थी तब से लेके उसके प्रेगनेंसी के टाइम तक वांग जी बहुत ज़्यादा अकेले था। उसे किसी की ज़रूरत थी, वो किसी से बात करना चाहता था, किसी के साथ रहना चाहता था, लेकिन उसके साथ कोई नहीं था। वो एकदम अकेला था, क्योंकि वो एक महाराज था जिसकी वजह से वो किसी से नॉर्मली बात भी नहीं कर सकता था। अब विंग और भी पीछे जाता है, वो जाता है अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी के टाइम पे। वो देखता है कि उस टाइम पे वांग जी ने उससे बहुत बार अपना लव कन्फेस किया था, उसकी पूरे दिल से केयर की थी। वो देखता है कि उसने जो भी केयर की थी, जब भी वो वरीड होता था, जितने टाइम उसने विंग को अपनी गोद में बैठा के खाना खिलाया था, जैसे वो अपने आप से एकदम लिपटा के उसको सुलाया करता था, वो सब कुछ वो विंग को सिर्फ इसीलिए नहीं कर रहा था कि उससे उसकी बेबी की चिंता थी। वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उससे विंग को भी खुश रखना था। वो चाहता था कि विंग अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहे। वो देखता है कि उन दिनों विंग के सो जाने के बाद वांग जी घंटों उसके फेस को ही देखे रहता था, उसके फॉरहेड पे किस करना, उसके चिक्स पे किस करना, उसके लिप्स किस करना, वो हर एक चीज़ करता था। लेकिन पता नहीं क्यों विंग ये सोचने लगा था कि उसने ये सब कुछ क्यों मिस किया, क्यों उसने इस सब को एंजॉय नहीं किया। वो इस सब को यहीं के यहीं रोकना चाहता था, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाता, क्योंकि उसी के हिसाब से उसने इस ट्रिक को बनाया था कि जब तक वो पूरा का पूरा फ्लैशबैक ना देख ले तब तक ये ट्रिक बंद नहीं होगी। जेओजुन देखते हैं कि एक तरफ तो वांग जी की आंखें बहुत ज़्यादा खुली हुई हैं, यानी कि वो एकदम शॉक्ड
पोजीशन में इस वक्त है और दूसरी तरफ विंग की आंखों से आंसू निकल रहे थे। जेओजुन को कुछ समझ में नहीं आता और लेकिन उन्हें लगता है कि शायद उन्हें ये सब कुछ अभी के अभी रोक देना चाहिए, लेकिन उनके पास कोई भी ऐसा आइडिया नहीं था जिसकी वजह से वो उन दोनों के आई कांटेक्ट को ब्रेक कर सके या फिर उनके माइंड को एक दूसरे से अलग कर सकें। लेकिन फिर उन्होंने एक आइडिया खोज निकाला। उन्होंने एक ऐसी स्पेल बोली जिसके चलते उन दोनों की ही आंखों में एकदम कालापन छा गया था, यानी कि अब उन दोनों की आंखें एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थी। वांग जी जब तक विंग उसका फ्लैशबैक देख रहा था तो बहुत ज़्यादा पेन में आ गया था, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहा था कि विंग उसके साथ क्या कर रहा है और इस पेन के चलते उसके मुंह में बहुत ज़्यादा ब्लड आ चुका था। जैसे ही वो दोनों का आई कांटेक्ट ब्रेक होता है तो वांग जी अपने मुंह से बहुत ज़्यादा ब्लड थूक देता है। विंग ये देखते ही वांग जी के स्पेशल एनर्जी को नॉकआउट कर देता है और अब वांग जी थोड़ा सा रिलीफ फील करता है। वो दोनों ही अब प्रेजेंट टाइम में थे। अब विंग और वांग जी एक दूसरे को फिर से देखते हैं, एक नॉर्मली आई कांटेक्ट बनाते हैं और उसके बाद वो दोनों ही अपनी आंखों से आंसू गिराने लगते हैं, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि उन दोनों ने इस टाइम में, इस गुजरे हुए टाइम में कितनी तकलीफ़ें सही हैं। विंग वांग जी को इतने टाइटली और इतने फोर्स के साथ हक करता है कि वांग जी बस फ्लोर पे गिरने ही वाला था। वो कम से कम 2 मिनट तक वैसे ही एक दूसरे से सटे हुए, एकदम लिपटे हुए रहते हैं। फिर विंग वांग जी से माफ़ी मांगने लगता है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हें समझना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं किया। मुझे नहीं पता कि ये सब कुछ कब हुआ, कैसे हुआ। मैं खुद डिमोनिक कल्टिवेशन के बारे में सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर भी पता नहीं ये मेरे साथ कैसे हो गया। मुझे माफ़ कर दो लांजान। वांग जी बोलता है तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया विंग, प्लीज़ माफ़ी मत मांगो। विंग बोलता है आज के बाद अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा और कोशिश करूँगा कि तुम्हें पूरी तरीके से समझ पाऊँ। वांग जी बोलता है नहीं। विंग को समझ में नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों बोला। वांग जी बोलता है जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दो। विंग की नज़र उस रेड रिबन पे जाती है जो कि उसके हेयर्स पे टाई था और जिसे जेओजुन ने निकाल दिया था। विंग जैसे ही उसे दोबारा टच करने की कोशिश करता है तो वांग जी उसके हाथ को टाइटली पकड़ देता है और बोलता है प्लीज़ अब नहीं। जेओजुन बोलते हैं इसे कोई टच कर भी नहीं सकता, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी है। जब मैंने इसको अपने हाथ से विंग के सर से निकालने की कोशिश की तो इसने मुझ पर बहुत ज़बरदस्त तरीके से अटैक किया। अब वो दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। विंग अपने पॉकेट से एक फायर तलिस्मान निकालता है और जैसे ही उस रिबन पे वो फेंकने वाला था तो वांग जी उसका हाथ रोक देता है। ये जो कुछ भी हुआ है या इस रिबन में जो कुछ भी किया गया है वो किसी ने सोच समझ के किया गया है, और अगर इस रिबन को हम यहीं पे ख़त्म कर देंगे या जला देंगे तो श्योर है कि उसे पता चल जाएगा। वांग जी आगे कुछ कहता है इससे पहले ही उनके रूम का डोर नॉक होता है। वांग जी जल्दी से विंग को उठाता है और बेड पे लेके लेटा देता है और अब जेओजुन जाके डोर ओपन करते हैं तो वो लोग देखते हैं कि वहाँ पे लैन चिरेन के साथ साथ बाकी सारे लैन एल्डर्स भी थे। लैन चिरेन विंग की हेल्थ के बारे में पूछता है तो वांग जी बोलता है कि वो अभी तक बेहोश है। इस पर लैन चिरेन वांग जी से बोलता है तो तुम्हें भी थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए, वो जब होश में आएगा तो सबको पता चल जाएगा और मैं यहाँ पे कुछ लोगों को लगा देता हूँ जो कि हमें इन्फॉर्म कर देंगे। वांग जी बोलता है नहीं, जब तक वो होश में नहीं आता मैं यहीं पे रहूँगा। इस बात पे जेओजुन समझ जाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो भी अपने अंकल से बोलता है कि उसे यहीं पे रहने दो अंकल, उसे इस वक्त विंग के पास रहना बहुत ज़रूरी है। इस बात पे सभी एग्री करते हैं और वहाँ से बाहर चले जाते हैं। अब विंग जैसे ही महसूस करता है कि सभी लोग बाहर चले गए, वो फिर से वांग जी को उसके हाथ से खींचता है, बेड पे बैठाता है और उससे टाइटली हक करके लिपट जाता है। विंग वांग जी से पूछने लगता है कि उसने ऐसा क्यों बोला कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसे ही चलने दें। तो वांग जी बोलता है कि मुझे लगता है हमारे सेक्ट में कोई ना कोई तो ऐसा है जो कि हमारे अगेंस्ट प्लानिंग कर रहा है, और अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम ठीक हो गए हो, तुम्हें अब कोई रिसेंटफुल एनर्जी वश में नहीं कर रही है, तो शायद वो सतर्क हो जाएगा और हम उसे कभी पकड़ नहीं पाएंगे। विंग बोलता है हाँ तुम ठीक कर रहे हो। विंग बोलता है वैसे तुम्हें किस पे डाउट है। वांग जी बोलता है मुझे नहीं पता। विंग बोलता है अगर हम ध्यान से सोचें तो शायद हमें कुछ ना कुछ तो क्लू मिल सकता है।
अब वांग जी विंग से बोलता है हाँ शायद हो सकता है। विंग को डायरेक्टली याद आता है कि उनकी शादी तोड़ने की बात। तो विंग वांग जी से बोलता है एक बात बताओ, हमारी शादी तोड़ने की बात सबसे पहले किसने की थी? तो वांग जी को याद आता है कि सबसे पहले शादी तोड़ने की बात उनके सेक्ट में से किसी ने नहीं की थी, बल्कि किसी दूसरे सेक्ट से ये बात आई थी। और वो सेक्ट कोई और नहीं, जिन सेक्ट था। जिन सेक्ट से ही मैंग्याओ इधर आया था अपने सेक्ट का और बाकी सारे छोटे जो भी कबीले थे उनके एंड से ये बोलने के लिए। और उसने ही ऑप्शन दिया था कि वो सिर्फ अभी दूसरी शादी ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। विंग बोलता है तो क्या जिन जिशन ने ये सब कुछ किया था? वांग जी बोलता है नहीं, उसका इस सब में कोई भी रिएक्ट नहीं था। मुझे अच्छे से याद है कि इस सब पे सिर्फ मैंग्याओ ही उनके सेक्ट के एंड से बोले जा रहा था और उन्हें सभी छोटे कबीलों के एंड से भी। अब विंग को फिर से बातें याद आने लगती हैं। वो बोलता है जिन सेक्ट इतना वीक तो नहीं है ना कि जिसकी वजह से वो अपने सेक्ट के प्रिंस यानी कि जिन जुशान की रक्षा नहीं कर पाए। वो सिर्फ कठपुतलियों के हाथों मारा गया। ये कुछ अजीब नहीं लगता क्या? वांग जी बोलता है अजीब तो लगता है, लेकिन इससे हमारे मैटर में क्या फ़र्क पड़ता है? क्या ये कनेक्टेड हो सकते हैं? विंग बोलता है निये सेक्ट जो कि इतना वीक सेक्ट है वो तक अपने पूरे लोगों को बचाने में सक्षम था, तो जिन सेक्ट क्यों नहीं था? वांग जी को फिर से याद आता है कि इन दिनों जिन सेक्ट के क्लैन लीडर यानी कि जिन जिशन वीक हैं, वो उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। विंग बोलता है मुझे लगता है ये सब कुछ कहीं ना कहीं तो जुड़ा हुआ है, हमें इस बारे में पता करना चाहिए। वांग जी बोलता है लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? विंग बोलता है वो जो भी है ना वो सब पे राज करना चाहता है, वो सबको अपना गुलाम बनाना चाहता है। और ये वैन रोहान से भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हो सकता है ये वैन रोहान से मिला हुआ हो, या हो सकता है ये अपनी ही अलग कोई प्लानिंग कर रहा हो। लेकिन ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो कोई इत्तेफाक नहीं है। मुझ पे रिसेंटफुल एनर्जी का यूज़ करके तुम्हें और मुझे एक दूसरे के सामने खड़े कर देना, यानी कि मैं तो वैसे भी एक साइड हो गया हूँ। फिर उसके बाद अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हारा ध्यान सिर्फ मुझ पे होगा, जिसकी वजह से तुम अपने कामों में अच्छे से ध्यान नहीं दे पाओगे। जिन जिशान की मौत भी मुझे कुछ नॉर्मल नहीं लग रही है। मुझे लगता है कि इन सब के पीछे कहीं ना कहीं मैंग्याओ है, क्योंकि उसके बोलने का तरीका भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है कि वो हर वक्त किसी न किसी प्लानिंग के साथ चल रहा हो। वांग जी अपने ही सोचों में डूब जाता है। विंग उससे बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो? वांग जी बोलता है मुझे इस बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। हो सकता है तुम सही भी कह रहे हो, और हो सकता है इन सब के बीच में कोई और भी है जो हम पे बस वार पे वार किए जा रहा है, और हम लोग अभी तक उसको पकड़ नहीं पाए हैं। विंग को इसी बात पे एक शरारत सूझती है और वो बोलता है इन सब को छोड़ो लांजान, तुम्हें पता है तुमने मुझे कितनी तकलीफ दी है? तुम हमेशा मुझे इग्नोर करते थे। क्या तुम सच में मुझसे प्यार भी करते हो या नहीं? मतलब अपने इतने हैंडसम स्वीट क्यूट पार्टनर को छोड़ के कोई इतना बिजी कैसे रह सकता है? तुमने हमेशा मेरे साथ ऐसा ही किया है। वांग जी विंग को उसकी वेस्ट से पकड़ के अपने ऊपर ले आता है और बोलता है अगर तुम चाहो तो तुम्हारी सारी शिकायतें मैं अभी के अभी दूर कर सकता हूँ, और उसके बाद तो तुम्हें बेहोश होने का नाटक भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि तुम खुद ही 2 दिन तक बेड से नहीं उठ पाओगे। वांग जी भी एक स्लाइटली नॉटी स्माइल अपने फेस पे ले आता है। विंग बोलता है क्या सच में हांगवान जुन ऐसी बातें भी करते हैं? वांग जी अपने फिंगर से विंग के लिप्स के नीचे जो मोल था ना उसे रब करते हुए बोलता है अगर तुम चाहो तो उससे ज़्यादा भी मैं करके दिखा सकता हूँ। विंग बोलता है यू डर्टी माइंडेड, तुम्हें दिख नहीं रहा मैं कितना बीमार हूँ? वांग जी बोलता है ये तुम्हें मुझे छेड़ने से पहले सोचना चाहिए था। विंग बोलता है मैं आज मूड में नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस सारी अपनी गलतियों के लिए ना पे बैक करो। वांग जी का मुंह एकदम से उतर जाता है। विंग को समझ में नहीं आता ऐसा क्यों हुआ, तो वो पूछता है वांग जी से कि उसका फेस अचानक क्यों उतर गया। वांग जी बोलता है अगर हमने इस ड्रामा को यहीं पे बंद कर दिया तो उन लोगों को शक हो जाएगा, और अगर नहीं किया तो तुम्हें यहाँ से जाना होगा। विंग वांग जी की बात सुन के हंसने लगता है और वो बोलता है क्या तुम सच में हांगवान जुन हो, जिसे उनके शार्प माइंड, उनकी कल्टीवेशन, पता नहीं और किन किन चीज़ों के लिए फेमस माना जाता है? वांग जी पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों बोला, ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट था या कमेंट? विंग बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हारी तारीफ तो नहीं थी, क्योंकि तुम एक महाराज हो, तुम किसी को भी कोई भी ऑर्डर दे सकते हो,
तुम मुझे भी यहाँ पे रहने के लिए ऑर्डर दे सकते हो, तुम मुझे गिरफ्तार करवा सकते हो, तुम किसी भी तरीके से मुझे यहाँ पे रोक सकते हो। अगर तुम चाहो तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम अपना महाराज होने का अधिकार जता सकते हो, जिसकी वजह से किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा और मैं यहाँ पे रह भी सकता हूँ। वांग जी को ये आइडिया अच्छा लगता है। उसके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और वो बोलता है ठीक है, हम यही करेंगे। अब वांग जी विंग से डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ देता है, जिसको सुनने के बाद ना विंग की तो जैसे हवाइयाँ ही उड़ गई थी। वांग जी विंग से पूछता है, तो मुझे ये बताओ, मुझे तुम्हें पे बैक करना है ना, तो नाइट में तुम मेरे रूम में आओगे या मैं तुम्हारे रूम में आऊँगा। विंग की तो आंखें खुली की खुली रह चुकी थी, क्योंकि उसने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि वांग जी ऐसा कुछ बोलेगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद विंग ब्लश करते हुए बोलता है, मेरे पास एक छोटा सा बेबी है, मैं उसे लेके तुम्हारे रूम में कैसे आ सकता हूँ। तुम चाहो तो मेरे रूम में आ सकते हो, और वैसे भी तुम ज़्यादा शांत व्यक्ति हो, तुम आराम से आ सकते हो। अगर मैं तुम्हारे रूम में आने लगा ना, तो सारे क्लाउड रिसेसेस को पता चल जाएगा कि हम नाइट में एक दूसरे के रूम में जाते हैं और हमारा प्लान यहीं पे फ्लॉप हो जाएगा। वांग जी बोलता है ठीक है, तो 2 दिन के बाद तुम एवरीडे के लिए रेडी रहना। विंग फिर से ब्लश करने लगता है और वो वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। अब थोड़ी ही देर में विंग बोलता है, मुझे ना भूख लग रही है। वांग जी बोलता है, तुम्हें आज के लिए अपनी भूख को ना रोक के रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं अभी बाहर खाना लेने गया ना, तो सबको पता चल जाएगा कि तुम होश में आ चुके हो। विंग अब जल्दी से उठता है, अपनी अलमारी की तरफ जाता है और वहाँ से कुछ पोटलियाँ उठा के लिए आता है। वांग जी को समझ में नहीं आता कि वो क्या ला रहा है। वो उन पोटलियों को लेके आता है और वांग जी को भी उन्हें ऑफर करता है। तो वांग जी देखता है कि उसके अंदर स्नैक्स थे। वांग जी बोलता है, तुम्हारे पास ये कहाँ से आए। तो विंग बोलता है कि मुझे ये सब कुछ लेडी लैन ने दिए थे जब ना मैं प्रेग्नेंट था, और उसके बाद भी उन्होंने मुझे बहुत सारे दिए थे और मैंने ये छिपा के रख लिए थे ताकि कोई भी लैन का मेंबर्स इन्हें ढूंढ ना पाए, और देखो आज ये काम आ रहे हैं। वांग जी मुस्कुराने लगता है और बोलता है, वो भी तुम्हारी तरह कभी भी चेंज नहीं हो सकती। इसी के साथ उन लोगों का ये दिन बहुत थका हुआ था, जो कि बहुत तकलीफ देने वाला भी था, बहुत दर्द वाला भी था, वो ख़त्म हो जाता है। वो अपना मॉर्निंग रूटीन करता है और कुछ ही देर के बाद, ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद, एक स्टूडेंट चिल्लाते हुए उसके पास आता है और बोलता है, हांग वंजुन प्लीज़ मास्टर वी को रोक लीजिए। वांग जी फिर से अपने शॉक्ड रिएक्शन उसको दिखाता है और बोलता है, क्यों, वो कहाँ जा रहे हैं। वो स्टूडेंट बोलता है कि वो क्लाउड रिसेसेस अभी के अभी छोड़ रहे हैं। वांग जी जल्दी से अपनी सेबियान अपने हाथ में लेता है और वहाँ से निकल जाता है। और वहाँ जाके ग्राउंड में जब वो जाता है तो देखता है कि विंग के हाथों में सुजोई था और वो बस बोले जा रहा था कि मैं अभी के अभी यहाँ से जा रहा हूँ। तभी वांग जी उससे पीछे से आवाज़ लगाता है और बोलता है, तुम कहीं नहीं जा सकते। विंग बोलता है, और मैं क्यों नहीं जा सकता, मैं अभी के अभी जाऊँगा। वांग जी जल्दी से कुछ सैनिकों को बुलाता है और उन्हें विंग को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। तो गाइस, आज के इस पार्ट को भी हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का वीडियो मैंने बहुत ज़्यादा लंबा बनाया है, क्योंकि मुझे नॉर्मली आजकल टाइम नहीं हो रहा है कि मैं डेली अपलोड कर पाऊँ, तो इसलिए मैंने ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बना दिया। यानी कि जो कि 2-2, 3-3 पार्ट इतने में आ सकते थे, मैंने उसको एक ही साथ कर दिया है। और मैं आप लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं बहुत लेट अपलोड कर रही हूँ, और फिर से माफ़ी चाहती हूँ कि शायद मैं 1-2 दिन और कुछ अपलोड ना कर पाऊँ, तो इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करते हुए जाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।